हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 टेम्परेचर। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम कोस्टल एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है और रात का टेम्परेचर होता है तो उन दोनों में हमें डिफरेंसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। लेकिन हम कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे वाटर वेपर एब्सेंट होने के कारण एयर ड्राई होती है, जिसके कारण हमें दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है और रात का टेम्परेचर काफ़ी कूल होता है। तो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंसेस होगा वो वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई देता है। द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ ए डे इज कॉल्ड डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, तो उसके आगे रीड करेंगे। इन शॉर्ट, द डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज लेस इन द कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर के डिफरेंसेस दिखेंगे डे एंड नाइट में, ये लेस होगा और कॉन्टिनेंटल एरियाज में ये ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि मुंबई और नागपुर का, कि मुंबई टेम्परेचर्स आर इवन। मुंबई जो है कोस्टल एरियाज में आता है, तो वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर जो डिफरेंसेस है डे एंड नाइट का, तो वो लेस हमें दिखाई देगा। और नागपुर कैसे आएगा, कॉन्टिनेंटल एरिया में दिखेगा, तो उनमें जो डिफरेंसेस होगा दिन और रात के टेम्परेचर में वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। In the coastal region of Konkan, the range of temperature is less, but in Vidarbha, the range of temperature is found to be higher. तो यहाँ पर भी सेम दिया है, अगेन हमें एग्जांपल दिया है कोकन का। तो कोकन एक कोस्टल रीजन आएगा, तो वहाँ पे किस तरीके से टेम्परेचर हमें जो टेम्परेचर के डिफरेंसेस दिखेंगे दिन और रात में, वो डिफरेंस कैसे होगा, कम होगा। लेकिन विदर्भा जो कि कॉन्टिनेंटल एरिया में आएगा, तो उसका जो रेंज होगा टेम्परेचर का दिन और रात का, वो हायर दिखेगा। Therefore, coastal areas have an equable climate, whereas in continental areas the climate is extreme. कोस्टल एरियाज में मोस्टली जो क्लाइमेट होता है वो इक्वल ही रहता है। अगर हम साल भर में या फिर कंटिन्यूसली जो क्लाइमेट होगा उसमें ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज में क्लाइमेट जो है ये चेंज होता है। For example, the climate of Mumbai is equable, whereas in continental location like Nagpur, it is एक्सट्रीम। तो ये चेंजेस हमें दिखाई देंगे किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर के, वो भी उसके कारण हमें चेंजेस या फिर जो वैरी होता है क्लाइमेट वो दिखाई देता है। द डिफरेंस इन द मीन टेम्परेचर ऑफ समर एंड विंटर इज कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पूरे साल भर में अगर हम देखेंगे तो समर का जो टेम्परेचर होता है एंड विंटर सीजन का जो टेम्परेचर होता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, जो मीन होता है या फिर जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, उन्हें कहा जाता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। किसी भी प्लेस का अगर टेम्परेचर, समर का जो टेम्परेचर होता है एंड विंटर का जो टेम्परेचर होगा, उनके बीच में कितना डिफरेंसेस होता है, तो उसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। Some gases in the atmosphere like carbon dioxide and water vapor can hold the heat within themselves for a long period of time. जैसे कि कुछ गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, ये क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को होल्ड करके रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ड्यू टू दिस गैसेस द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द एटमोसफियर इंक्रीजेस। तो ऐसे जो गैसेस होते हैं उनके कारण एटमोसफियर में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। द इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेस इन द एटमोसफियर लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। और ऐसे जो गैसेस है जिनके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो प्रोपोर्शन होता है गैसेस का वो अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसके कारण क्लाइमेट भी पूरी तरीके से चेंज होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर हो या फिर बाकी की जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस इज द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। किसके कारण बढ़ता है, ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ गैसेस, वाटर वेपर, ये क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को होल्ड करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। The gases due to which the temperature increases are called greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ऐसे गैसेस जिनके कारण अर्थ का या फिर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि जो एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन में भी क्या होगा कि एयर पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे गैसेस निकलते हैं। तो ये गैसेस क्या करते हैं, टेम्परेचर को होल्ड करके रखते हैं, और जिनके कारण फिर क्या होगा कि
जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी में आपको करना क्या है, अ पॉट विद वाटर इज प्लेस ऑन ए बर्नर, कि आपको बर्नर के ऊपर या फिर गैस के ऊपर एक पॉट रखना है जिसमें पानी होगा। ड्रॉप 4-5 स्मॉल प्लास्टिक बटन्स इन इट एंड ऑब्जर्व देयर मूवमेंट इन वाटर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4-5 प्लास्टिक के जो बटन्स आते हैं उसे पानी में डालेंगे और फिर ऑब्जर्व करना है आपको। वाटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, द हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव्स अपवर्ड। जैसे ही हम किसी पॉट में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि बर्नर के ऊपर मीन्स जो बेस में पॉट जो होगा उसका बेस जो बॉटम होगा वहाँ का पानी सबसे पहले गर्म होगा। विथ इट द बटन्स टू, तो नीचे की जब पानी गर्म होगा तो उसके साथ साथ बटन्स भी गर्म हो जाएंगे और पुश टू द सरफेस, पानी के साथ साथ वो बटन्स भी ऊपर की तरफ आने लगेंगे। क्योंकि जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो बॉटम का पानी होता है वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है। द रिलेटिवली कूलर वाटर इन द अपर पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड्स, ऊपर वाला जो ठंडा पानी होगा वो फिर कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड्स मोशन में आएगा। टेकिंग द बटन्स विथ इट, और जब ठंडा पानी आएगा तो उसके साथ साथ वो बटन्स भी नीचे आ जाते हैं। दिस हैपन रिपीटेडली, क्योंकि क्या होगा, हर एक लेयर जो पानी का गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। तो जो ये मूवमेंट होता है पानी का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उनके साथ साथ बटन्स भी जो है वो आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे। इन अदर वर्ड्स, ऑन हीटिंग एंड अपवर्ड करंट सेट्स इन द वाटर, तो ये पानी का जो मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड की तरफ या फिर से नीचे आ रहा है, तो इसे ही पानी का करंट कहा जाता है, जो कि आपको दिखेगा पानी में। इन नेचर द कंडीशंस आर स्लाइटली डिफरेंट, तो नेचर में भी इस तरीके से वाटर करंट हमें दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े से स्लाइटली वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट्स डेवलप इन द ओशन, तो ओशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो करंट्स होते हैं वो फ्लो होते हैं या फिर हमें मूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होते हैं। बिसाइड्स टेम्परेचर डिफरेंसेस, फैक्टर्स लाइक विंड्स एंड डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो गिव राइज टू हॉरिजॉन्टल करंट्स, तो जो ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी का जो फ्लो या फिर मूवमेंट होता है उसे ओशन करंट कहा जाता है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंसेस, जहाँ पे टेम्परेचर एक जगह पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरी जगह पे अगर कम है तो वहाँ पे पानी का मूवमेंट अलग तरीके से होगा। या फिर विंड्स, जहाँ पे तेज़ हवा बहती है, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कहीं पे कम हो जाता है तो हमें पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वहाँ पे हवा बहती है और हवा के साथ साथ पानी भी अगर वहाँ पे मूव होता है तो वहाँ पे ओशन करंट फॉर्म होगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर की, अगर किसी जगह पे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और कहीं पे कम है तो वहाँ पे भी पानी का फ्लो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो करंट फॉर्म होते हैं, ओशन करंट फॉर्म होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल करंट्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फ्लो होते हैं। दीज ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन एंड फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटर। तो इसके लिए आगे जो डायग्राम दिया है हमें उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ओशन करंट्स क्या होते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी का जो मूवमेंट होता है उसे हम ओशन करंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है कि जो आपको पिंक कलर में, देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिया है तो उसे सबसे पहले देखेंगे। पिंक कलर के जो एरो आपको दिया है उसका मतलब होता है वार्म करंट, और ये कैसे बहते हैं, ये है हमारे इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो पोलर रीजन है यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ में, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो यहाँ पर हमें बहते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अगर पिंक कलर का आप देखोगे तो इक्वेटर से यहाँ की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मोस्टली जो है पिंक कलर मीन्स वार्म जो करंट होंगे वो इक्वेटर के पास दिखाई देंगे, एंड कोल्ड करंट जो कि ब्लू कलर के एरो दिए हैं वो कहाँ से दिख रहे हैं आपको, पोलर रीजन से। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन का टेम्परेचर कैसे होता है, कम, तो इसके लिए यहाँ पे पोलर रीजन टू इक्वेटर की तरफ जाने वाले जो भी करंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोल्ड होंगे, उनका टेम्परेचर कम होगा। और यहाँ पे अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ आने वाले देखेंगे तो वो वार्म करंट होते हैं। तो आगे भी इसके कुछ रीज़न है, टॉपिक्स है, वो उसे हम डिस्कस करेंगे। वेन एंड ओशन करंट फ्लोज फ्रॉम द फ्रीजिड टू द टोरिड जोन, तो फ्रीजिड जोन मीन्स कौन सा, पोलर जोन, टू अगर टोरिड जोन में मीन्स इक्वेटर के पास अगर करंट फ्लो होते हैं तो इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द टोरिड जोन। तो देखिए टोरिड जोन मीन्स कौन सा, अगेन पोलर रीजन का, तो पोलर रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये होगा टोरिड जोन, फ्रीजिड जोन, और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे होता है टोरिड जोन। तो अगर फ्रीजिड जोन से अगर जो हवा बहती, जो करंट फ्लोज होते हैं तो इनका टेम्परेचर कैसे होगा, कम होगा। तो ये जब करंट्स बहते हैं तो इनके कारण टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा।
और नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम द टोरिड टू द फ्रिजिड जोन, मीन्स इक्वेटर से अगर पोलर रीजन की तरफ करंट फ्लो होते हैं तो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन। अगर इक्वेटर से बहने वाले जो करंट फ्लोज है ये क्या हो गए, वार्म हो गए। किसके कारण? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो इक्वेटर होता है यहाँ पे सनलाइट परपेंडिकुलर आती है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होंगे, वार्म करंट होते हैं, जिसके कारण ये फ्रिजिड जोन की तरफ जाएंगे तो इनका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज ही होगा। और जो फ्रिजिड जोन से टोरिड जोन में जाते हैं, मीन्स पोलर जोन से इक्वेटर की तरफ जो जाएंगे, फ्रिजिड टू टोरिड जोन जो जाते हैं, इनसे इनके कारण क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि पोलर रीजन में टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, ये हमें पता है। देखिए ये डायग्राम आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा वार्म करंट एंड कोल्ड करंट किस तरीके से फॉर्म होते हैं और कहाँ पे होंगे, ये भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल दोनों भी देखेंगे, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जो वार्म करंट जो है आपको मोस्टली नॉर्थ रीजन में ज़्यादा दिखाई देंगे और यहाँ पे जो है इक्वेटर में दिखाई देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कूल करंट, कोल्ड करंट जो है वो दिखाई देंगे। किसके कारण? क्योंकि अगर हम साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़मीन है काफ़ी कम होती है, मीन्स लैंड का जो पार्ट है, कॉन्टिनेंट जो है उसका पार्ट काफ़ी कम होता है और लैंड एब्सेंट होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है, तो वो भी अफेक्ट करता है यहाँ पे कोल्ड करंट फॉर्म होने के लिए। और नॉर्थ की तरफ अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट जो है ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है वहाँ पे, और इक्वेटर के साइड में हो या फिर कॉन्टिनेंट के साइड में आपको दिखेगा कि कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, वार्म करंट फ्लो होते हैं। तो वो भी पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। डू यू नो में आपको दिया है द रीजन्स वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स कन्वर्ज आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स आर द फूड फॉर फिशेस। तो ये क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स का मीनिंग क्या होता है, जो कि फिशेस खाते हैं। फिश फ्रॉम अदर एरियाज ट्रेवल टूवर्ड्स दिस एरिया इज लार्ज नंबर। तो उनका खाना ही यहाँ पे अगर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा फिशेस जो है यहाँ पे आ जाते हैं। एंड दे ब्रीड इन अ वार्म वाटर्स ड्यू टू high concentration of fish population. Fisheries thrives well in this area. In the map of ocean currents given in 5.6, locate such region, find their names from an atlas or the internet, write the names on the map. तो ये आप गूगल सर्च कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर देख सकते हो, और उसके बाद जो भी रीजन आपको वहाँ पे दिए जाएंगे उनको आप इस मैप में क्या करोगे, देखोगे कौन से करंट के यहाँ पे आपको ये सिचुएशन या फिर जो फिशेस की नंबर ऑफ फिशेस या फिर उनका पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा तो वो रीजन आपको वहाँ पे देखना है। ज्योग्राफी म्यूजियम, देर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए मैप, वन ऑफ दिस इज आइसोलाइंस। तो आइसोलाइन क्या होता है कि सेम चीज़ें जहाँ पे होती है उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, तो उसे आइसोलाइन कहा जाता है। ड्यू टू दिस मेथड द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट स्टैंड्स आउट ऑफ विविडली। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक सेम कंपोनेंट्स जहाँ पे होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। आइसोलाइंस कैन बी ड्रॉन यूजिंग द स्टैटिस्टिकली इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फैक्टर्स। दीज लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स having the same value, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल और ग्लोबल लेवल्स कैन बी शोन यूजिंग आइसोलाइन ऑफ डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि हाइट, अगर जहाँ पे हाइट सेम है तो उनके सारे पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे दिखा सकते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्हें काउंटर लाइन कहा जाता है, जैसे कि आपने 5th स्टैंडर्ड में देखा होगा। टेम्परेचर आइसोथर्म्स कहा जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा तो वो सारी जगह एक लाइन से जोड़ी जाती है तो उसे आइसोथर्म कहा जाता है। जैसे एयर प्रेशर सेम है तो वहाँ पे आइसोबार होते हैं, रेनफॉल सेम है तो वो भी पॉइंट्स क्या किए जाते हैं, एक साथ जोड़ के एक लाइन से जोड़ा जाता है, तो उसे आइसोलाइन मीन्स सेम चीज़ें होंगी वहाँ पे, टेम्परेचर हो, एयर प्रेशर हो, रेनफॉल हो, तो उनको एक लाइन से जोड़ा जाता है तो उसे आइसोलाइन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ये फिगर दिया है 5.7 वर्ल्ड मीन एनुअल टेम्परेचर दिया है। कंसिडरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ, मैप्स ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रिपेयर्ड। फिगर 5.7 इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स, मीन्स जहाँ पर भी टेम्परेचर सेम होगा उन सारे जगहों को एक लाइन से जोड़ा गया है तो उसे आइसोथर्म कहा जाता है। जैसे कि आपको ये सारी जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है, आइसोथर्म। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर 10 दिया है मीन्स 10 डिग्री यहाँ पे होगा तो सारी जो जगह है एक लाइन से यहाँ पे क्या की गई है, जोड़ी गई है, इस तरीके से उन्हें आइसोथर्म कहा जाएगा। Isotherms are lines the connect places with the same temperature after avoiding the effect of height। यहाँ पे हाइट वगैरह नहीं देखी जाएगी, सिर्फ क्या किया गया है, जो भी टेम्परेचर यहाँ पे सेम आएगा उन सारे जगह को एक लाइन से जोड़ा गया है। These lines generally appear parallel to the latitudes on a world map। तो जो लैटिट्यूड होते हैं उनको ये क्या, अगर इस तरीके से लैटिट्यूड होते हैं हमें पता है तो उनको ये क्या किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। लैटिट्यूड को सब क्या होंगे, ये पैरेलल आइसोथर्म आएंगे इस तरीके से। Observe the isotherm of 25 डिग्री सेल्सियस in the map. The line occupies areas close to the equator। तो कहाँ पे आपको 25 डिग्री दिखेगा, देखिए तो 25 कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है और इस तरीके से जो है लाइन को
जोड़ा गया है। तो आपको भी देखना है कि किस तरीके से वो लाइन जोड़ी है। और ये कहाँ पे हमें दिख रहा है, इक्वेटर के आसपास में। देखिए ये है इस तरीके से 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर के आजू बाजू में ही आपको ये पूरा दिखेगा। This line occupies areas close to the equator. The shape of this line appears like an ellipse on the map. The north-south spread of this ellipse is greater on the continent as compared to the ocean. तो ओशन पे ये हमें कम दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया कवर किया गया है, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। द आइसोथर्म लाइन ऑक्यूपाइज सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। कहाँ पे दिख रहा है, साउथ अमेरिका पे दिख रहा है। उसके बाद कौन सा पार्ट है, अफ्रीका दिख रहा है। एंड उसके बाद कौन सा दिख रहा है, देखिए फिर से देखेंगे कहाँ पे दिख रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया मीन्स इंडिया के यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा इस तरीके से। अ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन इज ऑक्यूपाइड। थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पे पैसिफिक ओशन का कवर किया गया है, या फिर इंडियन ओशन का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। अदरवाइज हमें सबसे ज़्यादा जो है एरिया किसका दिखेगा, ज़मीन का ही पार्ट दिखेगा। Next, a very limited portion of the Pacific Ocean is occupied by the isotherm. You will find two isotherms with a label of 0 degree Celsius. Observe them. The 0 degree Celsius isotherm from the southern hemisphere is largely straight and is parallel to the line of the latitude. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री वाला हमें कहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 0 डिग्री का आपका इस जगह पे, और नेक्स्ट है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो 0 डिग्री ज्वाइन किया गया जो लाइन है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा यहाँ पे। और ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो 0 वाला जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से कर्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। और जो यहाँ पे देखिए ये होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ये होगा साउथ हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको अगर आप देखोगे तो ये आइसोथर्म जो लाइन है ये आपको स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, लेकिन साउथ में अगर हम देखेंगे तो ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा जो कि लैटिट्यूड को एक्जैक्टली पैरेलल दिखाई देगा। कंपैरेटिवली द लाइन ऑफ द सेम वैल्यू इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, दोनों की वैल्यू सेम है, 0 ही डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोनों भी लाइन्स हमें चेंज दिख रही है। इन द वेस्ट इन अ पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन इट इज fairly straight, but when it enters the continent of North America it turns somewhere to the north. अगर नॉर्थ अमेरिका की जगह पे ये जा रहा है तो ये थोड़ा सा हमें कर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉर्थ तक की तरफ जाते हुआ दिखाई दे रहा है। Within a short distance after entering the Atlantic Ocean, it turns toward the northeast. In this part, you will find all the isotherm line turning towards the northeast. तो जो हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो फिर से हमें समझ में आएगा कि जो भी आइसोथर्म्स है उस साइड में वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही जाती हुई हमें दिखाई देंगी। दिस इज बिकॉज द वार्म ओशन करंट इज लोकेटेड इन दिस एरिया। तो वहाँ पे हमें कौन सी ओशन करंट दिखाई देगा, वार्म। Further, after entering Eurasia, while moving eastward, it turns somewhat to the southeast. Still further in the Pacific Ocean, most of the isotherm lines appear moving eastward as a straight line. तो कुछ लाइंस जो है ईस्ट की तरफ हमें स्ट्रेट जाते हुए दिखाई देंगी और कुछ जो है कर्व होते हुए दिखाई देती है। The isotherms in the southern hemisphere are fairly parallel to the latitude lines. अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि हमने पहले देखा तो जो सारे वहाँ पे आइसोथर्म्स है वो कैसे दिखाई देती है, लैटिट्यूड को एग्जैक्टली पैरेलल होते हुए दिखाई देंगे। From South Pole to the Tropic of Capricorn, the distance between these lines is almost equal होता है, as the proportion of land in the southern hemisphere is limited. लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो ज़मीन का पार्ट क्या है, कम है, जैसे कि हमने पहले ही देखा। ज़मीन का पार्ट वहाँ पे कम होने के कारण जो है टेम्परेचर जो है हर जगह पे मीन्स जो लाइन बनेगी टेम्परेचर वाली आइसोथर्म वाली वो सेम क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का पार्ट बीच में नहीं आएगा तो टेम्परेचर वैरी नहीं होगा। जैसे हमने पहले ही देखा कि ज़मीन के ऊपर और पानी में होने वाला टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिफरेंसेस वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हर जगह पे पानी है। तो इसके कारण हमें साउथर्न हेमिस्फीयर में जो भी आइसोथर्म्स दिखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी, और नॉर्थर्न में क्या है, ज़मीन भी है, पानी भी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वैरी होंगे, तो वो जो आइसोथर्म फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी, तो वहाँ पे हमें कर्व्स जो होते हैं वो दिखाई देंगे। टेम्परेचर इन दिस पार्ट आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन्स वैरीज। तो अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे तो जो आइसोथर्म्स लाइंस फॉर्म होती है उनके बीच में जो डिस्टेंसेस है वो सेम नहीं होंगे। जैसे कि साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो सारे लाइंस में आपको एक इक्वल डिस्टेंस दिखाई देगा, लेकिन नॉर्थर्न में नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो लाइन स्ट्रेट नहीं है। इसके कारण इन दिस हेमिस्फीयर द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इज कंपैरेटिवली ग्रेटर। तो वहाँ पे ज़मीन का पार्ट कुछ ज़्यादा है, तो इसके कारण ये वेरिएशन हमें दिखाई देगा। दिस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन
टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग आएगा। एंड दिस अफेक्ट्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोथर्म्स एंड कर्व नेचर ऑफ दिस लाइन। तो इसके कारण जो हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइंस दिखेंगी वहाँ पे कर्व ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का पार्ट भी है, पानी का पार्ट भी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंसेस दिखेंगे। और डिफरेंसेस दिखने के कारण वहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होती है, और जिसके कारण उन लाइंस में इक्वल डिस्टेंस भी नहीं होगा, उनके डायरेक्शन भी सेम नहीं होंगे। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ पानी जो है वो ही ज़्यादा दिखाई देता है, ज़मीन का पार्ट काफ़ी कम है। तो इसके कारण वहाँ पे होने वाले टेम्परेचर के डिफरेंसेस है वो भी कम होते हैं, इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन वहाँ पे दिखाई देती है, और उनके बीच में जो डिस्टेंसेस है वो भी इक्वल ही दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी। तो आगे का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मोमीटर। आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर 5.8। व्हाट इज द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर फिक्स ऑन? What substances is used in the thermometer tube? What do the figure on the scale indicate? In which different units is the temperature measured? And what season does the temperature in the figure indicate? तो देखिए साइड में जो हमें डायग्राम दिया है उसे हम देखेंगे। तो ये है सिंपल थर्मामीटर जो होता है। अब तो कई सारे टाइप्स के थर्मामीटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये जो हमें थर्मामीटर दिया है सिंपल थर्मामीटर है। तो यहाँ पे जो लेबल दिया है आपको वो देखेंगे कि इस तरीके से माउंट होता है। उसके ऊपर क्या होगा, एक ट्यूब, आपको वैक्यूम ट्यूब होती है ग्लास की, ये ट्यूब दिखाई देगी। और यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब के जैसे दिखाई देगा, और उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी और अल्कोहल फिल किया जाता है। एंड उसके बाद क्या होगा कि देखिए सबसे पहले हम स्केल्स भी देखेंगे कि जो मेजरमेंट्स हम थर्मामीटर यूज़ क्यों करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स यूज़ किया जाता है, एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो देखिए जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो हम फ़ारेनहाइट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो 101, 102 टेम्परेचर था, तो वो फ़ारेनहाइट में आता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं आता है। लेकिन हम अगर एयर का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस को यूज़ करेंगे। तो दोनों भी स्केल आपको दिखेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला और यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट वाला दिखेगा। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जो मर्क्यूरी फिल किया हुआ है इसमें, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज अब 40 डिग्री टेम्परेचर है आज का, तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से कि 40 जो लाइन है यहाँ तक एक कंप्लीटली वहाँ तक जाएगा, वो मर्क्यूरी अल्कोहल जो भी उसमें फिल किया है, तो वो हमें इंडिकेट करेगा वहाँ का मेजरमेंट। तो फिर हम देख पाएंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो थर्मामीटर होता है उसे यूज़ करते हैं। थर्मामीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरी और अल्कोहल इज यूज इन द थर्मामीटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, उसके बाद अल्कोहल का भी क्या दिया है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। दीज मटेरियल्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन, देयरफॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है कैन ईजिली बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ दिस मटेरियल्स। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि इसमें हम मर्क्यूरी अल्कोहल को यूज़ करते हैं, तो ये ईजिली हमें दिखा सकते हैं टेम्परेचर। द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एज शोन। और किस तरीके से हम दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और फ़ारेनहाइट मीन्स इस तरीके से लिखा जाता है। द डिफरेंस इन डेली टेम्परेचर्स मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम दिखाया जाता है, कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ ए थर्मामीटर। तो जो डेली के टेम्परेचर्स हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो जो एयर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाला ही यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के जो थर्मामीटर होते हैं ये आपने आपके लैबोरेटरी में भी देखे होंगे, और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस टाइम फीवर चेक करने के लिए भी हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के थर्मामीटर भी होते हैं जो आपने देखे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस लेसन में क्या क्या देखा है कि टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर किस तरीके से होता है या फिर टेम्परेचर के जोन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में डिस्कस की है। और आई होप आपको पूरा ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखने के बाद ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।